के लिए उसका कोई अर्थ होगा, उसको आप नहीं भूल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये कहता है अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू स्पीक हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ, यानी टीचर ने कहा बच्चे को कि अपने थॉट्स, अपने विचार खुद से ही बोलो। When he was somewhat stuck in solving a given problem, जब तुम किसी स्टेप पे फंस गए हो तो खुद से ही बात करो इस प्रॉब्लम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। Soon enough after doing so, students exclaims, I know the answer now. Which problem solving strategy has helped the student in this case? यानी कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था, अटक गया था किसी स्टेप पर, तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया कि भैया खुद से बात करो, है ना। इसके तुरंत बाद बच्चे ने कहा मुझे अब जवाब पता है ना। जैसे आप अटक जाते हैं कहीं और आप फिर से शुरुआत से सोचना शुरू कर रहे हैं उस चीज पे, तो अचानक से आपको आइडिया आ गया, मतलब आपने बोल बोल के खुद से ही बातें की, यानी वर्बलाइजेशन कहेंगे इसको, ठीक है ना। फंक्शनल फिक्सनेस तो एक ऐसा तरीका है कि आप दूसरा तरीका अपना ही नहीं रहे प्रॉब्लम सॉल्व करने को, ये तो प्रॉब्लम होती है। निमोनिक है कि आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, जैसे हम SCL सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज की बात करते हैं। रिस्पॉन्स सेट तो एक ही ढंग होता है सोचने का, लेकिन वर्बलाइजेशन यानी मौखिकीकरण, आपने खुद से बात की और आपको समझ आ गया, तो ये वर्बलाइजेशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, 2 क्वेश्चन और हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। Which of the following statement is not correct in context of misconceptions formed by students? यानी भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जब हम भ्रांति की बात कर रहे हैं, है ना, भ्रांतियों की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात सही नहीं है, फटाफट से बताइए कौन सी एक बात सही नहीं है, जल्दी बताइएगा। नॉट करेक्ट कौन सी बात है, कौन सा सवाल वो जो सही नहीं है। मिसकॉन्सेप्शंस, समझ रहे हो ना, भ्रांति मतलब नाइव कॉन्सेप्शंस। देखो भ्रांतियों को 2-3 तरीके से जाना जाता है, पहले वो समझेंगे, जवाब आप देते रहिएगा। देखिएगा, ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जिनको हम भ्रांतियां कह रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस, इनको हम वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं, है ना। भ्रांति कह रहे हैं अभी हम, ध्यान रखिएगा इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। शांति नहीं, भ्रांति कहेंगे इसको। दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं हम इसको, हम ऑल्टरनेटिव होता है ना, कि राकेश नहीं सुरेश सही, ऑल्टरनेटिव दोस्ती करनी थी, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी कहते हैं इसको, यानी वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं नाइव कॉन्सेप्शंस। ये समय समय पे भाषा बदलती रहती है, नाइव कॉन्सेप्शंस बात वही रहती है ना। नाइव कॉन्सेप्शंस, नाइव होता है अनुभवहीन, बचपन वाली स्थिति, नाइवनेस, ठीक। अगर हम बात करते हैं मिसकॉन्सेप्शंस की, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की, नाइव कॉन्सेप्शंस की, ये सब वो चीजें हैं जो बच्चा भ्रांति क्रिएट कर लेता है किसी चीज को समझने में। जैसे जब उसने तालाब में पानी देखा और वो पानी हरे रंग का था, तो वो ये सोच लेगा कि पानी तो हरे रंग का ही होता है। जब टीचर उसको पढ़ाएंगी कि पानी कलरलेस होता है, वाटर इज कलरलेस, तो उसके दिमाग में भ्रांति आएगी और वो कहेगा नहीं मैंने तो ग्रीन कलर का देखा था। तो ये भ्रांति ठीक करने की जरूरत होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्टूपिड है। एटलीस्ट बच्चे ने सोचा तो, उसने अपने अनुभव के बेसिस पे बताया तो। जैसे जब ट्रेन चल रही है तो वो सोचता है पेड़ भी चल रहे हैं, हम सबने बचपन में ऐसा ही सोचा है ना, तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, तो ये क्या, ये भ्रांति है। जब आप चलते हैं तो सूरज आपके साथ चल रहा है हर जगह, ये भी क्या है, भ्रांति है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाते हैं कई बार लर्निंग के दौरान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चा बेवकूफ है। इनको हम मिसकॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह करके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, कि बचपने में बच्चे ने वैकल्पिक अवधारणा बनाई है, लेकिन बनाई तो है, तो इनको बुरा नहीं माना जाता, बट इनको करेक्ट किया जाता है चैलेंज करके, डिस्कशन करके इन पे, है ना। इनको खराब नहीं मानते। तो कौन सी एक बात इनके कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। मिसकॉन्सेप्शंस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। ये बात तो सही है, और हमसे तो गलत पूछा है, हमसे तो नॉट पूछा है। भाई आप इन भ्रांतियों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में, क्योंकि ये भ्रांतियां, कंफ्यूजन तो हो ही सकती हैं, कभी भी होंगी लर्निंग में, आज भी होती हैं, 10 साल बाद भी होंगी लोगों को। बी ऑप्शन है, मिसकॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस द इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, यानी भ्रांतियां कुछ संप्रत्तियों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। कह सकते हैं कि जब बच्चा शुरू करता है किसी चीज को, तो ऐसी भ्रांति होना स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है या कोई और दिक्कत है? क्या पूछ रहे हो? मैंने एमकॉम की है जिसमें मेरे 49% है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से टीजीटी एसएसटी में एलिजिबल नहीं हूँ। क्या मैं केवीएस और D+ भी में पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ बीएड में? ये आपको जिस टाइम पे बीएड किया हुआ ना आपने, जिस टाइम पे आपने अगर वो किया था ना अपना
केवीएस में तो मुश्किल है, नीट प्लस में आपको चांस मिल सकता है। तो जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, आप प्रीवियस नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लो, कई जगह पे 45% चाहिए होते हैं, कई जगह पे 50 भी चाहिए होते हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए। केवीएस में तो मेरे ख्याल में नहीं कर पाएंगे आप, देखिएगा वहां 50 से ऊपर ही चाहिए। मिसकॉन्सेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनएबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस्ड। ये भी बात गलत है और यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है कि जो भ्रांतियां हैं स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। भाई भ्रांति होने का मतलब ये थोड़ी कि अब बच्चा सीख नहीं पाएगा, कि अब वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा, ये तो बेवकूफी की बात हुई। किसी से गलती हो गई ये थोड़ी अब वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेगा। डी ऑप्शन है, मिसकॉन्सेप्शंस रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रंस इंट्यूशंस अबाउट द प्रोसेस दे ऑब्जर्व अराउंड देम। ये बात तो सही है कि जैसे वो सीखते हैं, वो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उस बात पे बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन गलत था, इसीलिए सही था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम खत्म करेंगे आज की कहानी, फिर हम मिलेंगे सीधा संडे, जिसमें हम बातें करेंगे, संडे वार्ता करेंगे। और वो जो आपका जो भी नोटिस है जिसको लेके इतनी आज शाम से मैं क्लास में भी देख रही हूँ तान्या, ओके, उस पे भी बात कर लेंगे अगर कल फुर्सत मिली तो। सिंगल हो तो हाथ उठाओ यार, शबीर जाफरी कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बेरोजगार हो तो भी उठा दें हाथ, शर्म तो नहीं आती। देखिए एक बार फोकस कर लो यार काम हिलने पे, क्यों परेशान रहते हो, कैसी कैसी बातें करते हो। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली, मतलब सिंगल होने में शर्म है, इनको दुख है, बहुत दर्द है, बेरोजगारी में दुख नहीं है, वहां दर्द नहीं है। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट लर्निंग, यानी कौन सा एक इमोशन, कौन सा एक संवेग है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम को। कल वाले सॉन्ग का नाम बताइए ना प्लीज, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, हालांकि उसमें म्यूजिक था, बट जो समझदार लोग होंगे उन्होंने नाम ढूंढ लिया होगा। मैं बिल्कुल भी एम्बेरेस्ड महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं बता सकती हूँ। देखिए एक बार, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, स्टोरी पे होगा अभी भी, संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी सीखने को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। भाई कुछ इमोशन नेगेटिव होते हैं जो सीखने को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, जैसे डर का माहौल है तो डर पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं करेगा, कई बार दिक्कत दे देगा आपको, है ना। बहुत कम, नहीं बेइज्जती नहीं है टालने, मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बात बेरोजगारी में बेइज्जती की नहीं है। बट जब आपको बुरा फील हो रहा है सिंगल होने में, तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं जीवन में अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए, उसमें भी होना चाहिए। बोर्डम की जब हम बात कर रहे हैं तो बोर्डम नेगेटिव है, फियर नेगेटिव है, एंग्जाइटी नेगेटिव है, इनसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको होप है कि कोई बात नहीं यार, अभी नौकरी नहीं लगी, मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ अच्छे से, कुछ ना कुछ जीवन में कर लूंगा, नहीं तो नौकरी भी ले ही लूंगा उससे पहले, ठीक, तो आशा जो है वो पॉजिटिव है, लर्निंग को आपकी आगे लेके जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये सबके लिए नहीं होते इस तरह के जोक, दिल पे मत ले जाया करो बेरोजगारी वाले जोकों को, जोकों नहीं होता, वैसे जोक्स ही होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनको क्लास में सिर्फ उद्दंडता मचानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क इज लाइकली टू मोटिवेट अ स्टूडेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स, यानी बच्चा मान लीजिए किसी एक टास्क को, किसी एक काम को करते हुए फेल हो गया है, तो कौन सा एक सेट होगा एट्रीब्यूशंस का, कौन सा एक तरीका होगा जिससे वो भविष्य में प्रयास करने के लिए मोटिवेटेड रहे। एक बार फेल हो गए तो ये थोड़ी कि अब दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, समझे ना। आप हमेशा गलत कमेंट्स ही पढ़ते हो, कभी भी अच्छे कमेंट्स नहीं पढ़ते। गौतम शांडिल्य कह रहे हैं यार अच्छे भी पढ़ती हूँ मैं, थोड़े जो डिफरेंट होते हैं ना वो अलग से दिख जाते हैं, पता नहीं कैसे। पॉजिटिव भी पढ़ती हूँ, ऐसा थोड़ी यार, कैसी बातें करते हो बहकी बहकी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क, जिससे बच्चा मोटिवेटेड रहे आगे फ्यूचर में अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्या मानना चाहिए बच्चों को, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। अगर आप ये मान लेंगे कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमान होना तो भैया स्थिर होता है, तो फिर तो आप करेंगे नहीं, इससे तो आगे के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। फिर है बी ऑप्शन, आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। ये बात सही है, ये सही चीज है कि मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, जितनी मेहनत की जरूरत थी उतनी मेहनत मेरे से नहीं हो पाई, हालांकि मैं ऐसा करने में समर्थ हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं अगर मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूं तो इससे आप आगे मेहनत करने के लिए मोटिवेट होंगे। सॉरी, सी ऑप्शन है, टीचर वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी, आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी। अब ऐसे लोग, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में, कि भैया टीचर की गलती थी, मैं तो इसलिए फेल हो गया या हो गई, है ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी थी अपने प्रति। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे तो मेरे लिए अनलकी डे होता है। ये सब बेकार की बातें, इनमें आपका कंट्रोल नहीं है, जिस चीज पे आपका कंट्रोल है वो है आपकी मेहनत। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब किसी को एक तो 22वें सवाल में
दिक्कत थी और किसी को कल वाले क्वेश्चंस में भी दिक्कत थी, ये सीटेट और पेडागोजी स्पेशल बैच में अगर आप एनरोल करने में इंटरेस्टेड है तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करेंगे। उससे पहले हम कल का 30th क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट, ये इनएप्रोप्रिएट वे कौन सा है। तो अगर आप फीडबैक बच्चे की क्षमता के आधार पर देंगे कि आपके बच्चे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो गलत होगा, इनएप्रोप्रिएट वे है, ठीक है, अनुचित तरीका है ये, कि आप बच्चे की क्षमता पे सीधा सीधा वार करें कि इसके तो बस का ही नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, आज के किसी के यही बताया था मैंने कल, बस इसको कंफर्म करना था। एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किसी को उसमें भी कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन आज आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। और देखिएगा, एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड। भाई कोई भी पेडागोजी का मतलब क्या, टीचिंग मेथड जो सब्जेक्ट मैटर को, जो टेक्स्ट बुक को ही फाइनल मानती हो कि ये हमारा कंटेंट है, यही 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बाहर कहीं दुनिया की किसी जगह से कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना, टेक्स्ट बुक ही अंत है, एंड इन इटसेल्फ। तो ऐसे लोगों में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है एक्सप्लोर करने को लेके, अन्वेषण के प्रति प्रतिरोध आ जाता है कि वो खुद से एक्सप्लोर करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो ये बता दिया गया है कि बस आपको यही किताब पढ़नी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम है अपने आप में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 30 आउट ऑफ 30 नहीं तो 25+ एटलीस्ट आप लाए होंगे। आज का पेपर कंपैरेटिवली इजी कहेंगे। होपफुली आपको मजा आया होगा। ये क्वेश्चंस का पीडीएफ और इसका जो क्या कहेंगे मॉक टेस्ट